हेलो अध्यापक देखने वाले सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो सोशल साइंस है ग्रेड 8 का ब्रिज प्रोग्राम उसका मैं थीम डी के बारे में कुछ लेकर आऊं, क्योंकि उनको थीम डी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो दोस्तों की पुरजोर मांग पे मैं आ गया हूं, आपका दोस्त हेलो अध्यापक आपके साथ। और आज हम बात करेंगे आपके थीम डी की। थीम डी में जो है मेन दो टॉपिक्स हैं दोस्तों। पहला है ट्रेड, तो हम इसको समझेंगे। और फिर दूसरा है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। इसके दो पार्ट्स हैं, ये जब हम इस पर पहुंचेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेड की। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें एक्चुअली डायरेक्शंस हैं आपके टीचर्स के लिए कि आपके टीचर्स आपको किस तरह से पढ़ाएंगे। आपके लिए इसमें कुछ नहीं है, तो हम चलेंगे सीधा मेरे नोट्स पे, जहां पर आपको बाकायदा सब कुछ मिलेगा याद करने के लिए और समझने के लिए। तो चलते हैं मेरे क्रिएट किए हुए नोट्स पे। हाँ जी दोस्तों, तो आ गए हम थीम डी। नाम है अंडरस्टैंडिंग ट्रेड एंड गवर्नमेंट और रोल इन पब्लिक फैसिलिटी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड की। तो सबसे पहला जो सवाल दोस्तों आता है वो है ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना या बेचना। क्या? सामान या सर्विसेज को। जैसे आप टीवी खरीदने जाते हो तो आपको जो चीज बेची जा रही है वो सामान है। लेकिन सर्विसेज क्या है? जैसे आप मान लीजिए आप नाई के पास अपने बाल कटवाने गए हैं, तो नाई जो आपको सर्विस दे रहा है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। जैसे आप किसी केस में उलझे हैं और लॉयर हायर कर रहे हैं, तो लॉयर जो आपको मदद करेगा वो सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में वो पैसा लेगा। तो ट्रेड का मतलब होता है खरीदना या बेचना, चाहे सामान हो या सर्विस। उसके बाद ये ट्रेड जो है तीन तरह का हो सकता है। लोकल ट्रेड जो आपके एरिया में होता है, जैसे आप रहते हो चिंच पोकली में, तो चिंच पोकली के अंदर जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो लोकल ट्रेड हो गया। नेशनल ट्रेड विद इन द कंट्री, जैसे आप सूरत में बनी हुई कोई बहुत अच्छी चीज जो है मुंबई में मंगाते हो तो वो नेशनल ट्रेड है। और इंटरनेशनल ट्रेड्स होता है बिटवीन कंट्रीज। तो ये तीन तरह का ट्रेड हो गया। अब सवाल होता है कि जो ट्रेड है वो इंटरनेशनली कैसे होता है, क्योंकि नेशनल में तो हमने मालूम है हम ऑनलाइन मंगा लेंगे किसी भी वेबसाइट से। इंटरनेशनल कैसे होता है, देशों के बीच में व्यापार कैसे होता है वो देखिए। तो कंट्रीज क्या है, एक्सचेंज करती हैं सामान को, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, कपड़े है, फ्रूट है या कुछ भी है। एग्जाम्पल, इंडिया जो है वो ट्रेड करता है यूएस से इलेक्ट्रॉनिक्स में, एमिंग फॉर $100 बिलियन वर्थ बाय 2032। मतलब ये उम्मीद कर रहा है इंडिया कि जो ट्रेड है वो 100 बिलियन के पार चला जाएगा यूएस के साथ 2032 में। अब जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो किस पे डिपेंड करती है इंटरनेशनल ट्रेड में। सबसे पहला है करेंसी एक्सचेंज रेट। मतलब आज जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हमने यूएस लिया है तो यूएस की करेंसी है डॉलर। तो $1 जो है वो कितना रुपीस के बराबर है आज की डेट में, उसके हिसाब से प्राइस की जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो डिसाइड होती है। आप अभी जाके गूगल पे जाकर सर्च करना कि डॉलर जो है $1 वो कितना पहुंच गया है, 85 के आसपास है या 86 है या 87 है, जितना भी है। तो अगर ये कम होगा तो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, अगर ये ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है तो ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो वो चीज महंगी हो जाएगी। जैसे सर्दियों में अगर आपको मान लो गर्म कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हमारे पास मार्केट में उतना सामान नहीं है तो लोग क्या करेंगे, दुकानदार क्या करेंगे, वो उस चीज का दाम बढ़ा देंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैक्सेस। इन सब चीजों के ऊपर जो है इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है। फिर हम बात करेंगे करेंसी और प्राइस के कंपैरिजन की। तो करेंसी वैल्यूज डिफर इन एवरी कंट्री। एग्जाम्पल एक्टिविटी क्या है, आप क्या करो, एक्सचेंज रेट पता करो। ये डॉलर का सिंबल है तो $1 के मुकाबले में इंडियन रुपी कितने आते हैं। ये आपका है यूरो, $1 कितने रुपीस के बराबर है। और ये है जापान का येन, $1 कितने के बराबर है। तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है हमारे रुपये के कंपैरिजन में। दिस हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्ट प्राइसेस डिफर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू कंट्री। अगर आप सपोज कीजिए जैसे डॉलर जो है वो ज़्यादा 84 85 86 रुपीज़ है और येन जो है वो कम है 35 40 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर हम जापान से सामान कुछ खरीदेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा हमें, और अमेरिका से खरीदा हुआ सामान हमें महंगा पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट और ट्रेड रूट्स की। अब जो सामान है उसको दूसरी जगह भेजना भी पड़ेगा,
तो रेलवेज के लिए जैसे फॉर एग्जांपल वंदे भारत ट्रेन है, हालांकि ये एक गुड्स ट्रेन नहीं है, माल गाड़ियां तो अलग ही होती हैं, आपको पता है। लेकिन हम सामान जो है रेलवे के थ्रू भेज सकते हैं, रोडवेज के थ्रू भेज सकते हैं और पानी के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेज इन विच वी कैन ट्रांसपोर्ट अवर गुड्स टू। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एयरवेज के थ्रू भी होता है। ट्रेडर्स प्लान रूट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब क्या होता है, जब किसी को सामान अपना बेचना होता है तो वो कोशिश करता है कि उसका कम से कम पैसा जो है वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट पर खर्चा होगा तो वो अल्टीमेटली आपकी जो चीज़ है महंगी होगी और फिर हो सकता है उसको लोग ना खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडर हो दिल्ली के और आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट ए है वो वाराणसी जाए, कटरा जाए। योर फ्रेंड इन कोलकाता वांट्स टू सेल इन पुरी, फाइंड वंदे भारत रूट्स फॉर दीज जर्नीज। अब अगर आप वंदे भारत से ट्रेड करने के लिए जाओगे, सपोज आप जा रहे हो और वहाँ के जाके व्यापारियों से आप कंसल्ट करना चाह रहे हो, तो अगर आप वंदे भारत में जाओगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो इसके बदले में आप क्या करोगे, आप दूसरी किसी लोकल ट्रेन से या किसी ऐसी ट्रेन से जाओगे जिसमें किराया जो है वो वंदे भारत से कम हो। तो उससे क्या होगा, या फिर आप जब सामान भेज रहे हो तो आप अपना सामान किसी भी ऐसी लग्जरी गाड़ी से क्यों भेजोगे, आप उनके थ्रू भेजोगे जो आपको कम पैसे में सामान वहां तक पहुंचाए। इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर फन लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फील्ड ट्रिप है, आपके टीचर्स करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर टॉक है, रोल प्ले करवा सकते हैं, वो आपको ट्रेड स्टोरी कोई स्टोरीज आपको समझा सकते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की। डिबेट्स हो सकती है, ट्रेड जैसे हेल्प कैसे करता है कंट्री को ग्रो करने में। इंडिया शुड ओनली ट्रेड विद इट्स नेबर, उससे क्या होगा। ऑनलाइन ट्रेड टॉक, इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको समझा सकते हैं टीचर्स। वो डिपेंड करता है कि क्लास में आपके टीचर्स क्या समझाना चाह रहे हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में दोस्तों है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। तो इसमें पब्लिक फैसिलिटीज पहली है, तो आइए बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है। वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हर किसी को, जैसे पानी, बिजली, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड और ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सरकार हमें मुहैया कराती है, हमें प्रोवाइड कराती है। और ये सबके लिए है ना, इट इज़ नॉट कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए है दूसरे के लिए नहीं है। वाटर इज़ फॉर एवरीवन, इलेक्ट्रिसिटी इज़ फॉर एवरीवन। तो वाई इज गवर्नमेंट इन्वॉल्व, अब गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटीज क्यों बनानी है, टू मेक श्योर एवरीवन इंक्लूडिंग द पुअर गेट्स बेसिक नीड। तो जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो सबकी पूरी होनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। अब पानी सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, सैनिटेशन सबको चाहिए, हेल्थ सबको चाहिए, एजुकेशन सबको चाहिए। सम एरियाज गेट लेस ड्यू टू लोकेशन, मनी और नेग्लिजेंस। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में जो है ये सब चीज़ें उतनी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। हो सकता है उनकी लोकेशन कुछ प्रॉब्लम हो, या मनी का कुछ इशू हो, या सरकार की नेग्लिजेंस हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे रोड जो है वो आपको प्लेन्स में ज़्यादा आसानी से मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, और पहाड़ी इलाकों पे आपको रोड उतने ना चौड़े मिलेंगे और ना ही उतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑल्सो। इसके बाद है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, आपको कुछ पता होनी चाहिए, जैसे जल जीवन मिशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी होम, ये एक सरकार का इनिशिएटिव है। स्वच्छ भारत अभियान, आई एम श्योर इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। सैनिटेशन और क्लीनलीनेस, हर घर में जो है टॉयलेट होना चाहिए, कोई भी खेत में जाके आयुष्मान भारत, ये आपको पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है गरीब परिवारों के लिए कर रखा है। तो दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट स्कीम, और ये सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हर किसी इंडियन को। उसके बाद इसमें कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि फील्ड विजिट हो सकता है, किसी वाटर प्लांट या पब्लिक हॉस्पिटल में आपको ले जाया जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ये बेसिकली आपके टीचर्स के लिए है कि आपके टीचर्स क्या कर सकते हैं, है ना, सिर्फ आप ही के लिए क्यों, टीचर्स की भी हेल्प करता है। हेलो अध्यापक। तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, पानी की कमी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कमी से क्या होगा, टॉयलेट से किस तरीके से लाइफ इफेक्ट होती है। पोस्टर मेकिंग हो सकती है, क्लीन वाटर हेल्दी लाइफ। डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखा सकते हैं, आपको सर्वे करवाया जा सकता है, प्रोजेक्ट वर्क करवाया जा सकता है। तो ये सब कुछ आपके लिए इसमें है। अब क्विक रिवीजन टिप्स क्या है यहाँ पर, आपको रिमेंबर क्या याद रखना है, ट्रेड, पब्लिक फैसिलिटी, सैनिटेशन और स्कीम। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल कर सकते हो, रोल प्ले करो, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप टॉक करो, ये सब आप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या है, कुछ असेसमेंट है। तो इस असेसमेंट क्विज को हम पूरा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले
पार्ट की तरफ। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पब्लिक फैसिलिटी, इनमें से कौन सा पब्लिक फैसिलिटी नहीं है? पानी, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेट कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो प्राइवेट कार जो है ये एक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये तो प्राइवेट है, पब्लिक है ही नहीं। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट टू वाटर? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 44? तो इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दिस इज आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये गारंटी देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हर किसी को जो है अपनी लाइफ जीने का पूरा पूरा अधिकार है। उसको जो है साफ पानी मिलना चाहिए और बाकी की जितनी भी जरूरतें अभी हमने ऊपर डिस्कस की वो सब इसी में आता है। थर्ड है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग फॉर पब्लिक फैसिलिटीज? डोनेशन से आता है, लोन से आता है, टैक्स से आता है या फॉरेन के एड्स यानी कि दूसरे देशों से पैसा उधार लेके? तो ये जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वहां से सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है। सेक्शन बी में यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन है। आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक फैसिलिटीज वो सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, पूरी जनता के लिए, सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड, ये सब कुछ। अब ये जरूरी क्यों है? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंश्योर बेसिक नीड्स are met, promote equality, support health, education and improve the quality life of everyone, especially the poor. अब ये जरूरी क्यों है? ये गरीबों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। अमीरों के पास तो पैसा है जिससे वो ये सब चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन गरीबों के पास ये सब चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इसलिए उनके लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, इक्वलिटी प्रोमोट करने के लिए और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ये सब अपने जिम्मे लेकर चलती है। सेकेंड है हाउ डज द गवर्नमेंट ensures access to basic public facilities like water, electricity and health care? अब सरकार ने ये तय तो कर लिया कि ये सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसे इंश्योर करती है कि सबको जो है ये बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज मिल सके, वो एक्सेस सबके पास पहुंच सके, जैसे पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, हेल्थ केयर की? तो इसका इंश्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे पाइपलाइन डालती है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है। उसके बाद वो स्कीम को लॉन्च करती है, जैसे हमने स्कीम्स पढ़ी अभी, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत। इसके बाद वो बजट थ्रू टैक्सेस जो है हर साल आपको पता है 1 फरवरी को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो देश के सामने बजट पेश करती है और वो बताती है कि कौन सी चीज को कितना बजट, सरकार इस बार कितना पैसा देगी। सेटिंग अप पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटिंग प्राइसेस। थर्ड है एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट देम? अब सवाल ये है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज देती हैं, क्या सरकार को उनको रेगुलेट करना चाहिए, उन पे चेक रखना चाहिए या उनको अपनी मनमर्जी करने देना चाहिए? तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देती है, वाटर सप्लाई करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है, जहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज थोड़ी कम पड़ जाती है या पहुंच नहीं पाती है। तो गवर्नमेंट को उनको डेफिनेटली रेगुलेट करना चाहिए ताकि एक फेयरनेस रहे, प्राइसेस ज्यादा आसमान ना छुए, हर किसी के पास की बात हो उनको लेना गुड क्वालिटी सर्विस, स्पेशली फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल इन एक्सेसिंग क्लीन वाटर स्पेशली इन अर्बन एरियाज लाइक चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली? तो बड़े बड़े शहरों में लोगों को साफ पानी जो मिलता है उसके लिए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तो सबसे पहली बात तो वाटर की शॉर्टेज, क्योंकि ये सिटीज जो है हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन की वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं जिनसे वेस्ट निकलता है, वो रिवर्स और लेक्स को पोल्यूट कर देती है। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, खासकर जैसे स्लम एरियाज है जहाँ या आप कह लीजिए ऐसी जगह पर जहाँ गरीब रहते हैं या जहाँ पर ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं रहते, वहां पर जो आप देखोगे फैसिलिटीज कम होती है और जहां पर पैसे वाले लोग ज्यादा रहते हैं वहां फैसिलिटीज ज्यादा रहती है। इसके अलावा पाइप और लाइन जो है वो कई बार लीक कर जाती है या पुरानी हो जाती है, टूट जाती है। और ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर, यहाँ पर क्या है, बाकी वाटर रिचार्ज करने के ज्यादा तरीके नहीं है, तो ग्राउंड वाटर पे ही पूरा शहर जो है वो निर्भर करता है। तो दिस ऑल्सो
अगर अच्छी बारिश ना हुई तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और फिर उससे भी जो है पानी की शॉर्टेज पड़ जाती है। यही कारण है कि आप सर्दियों में जहां आपके पास हो सकता है रोज पानी आता हो, गर्मियों में आपके पास 2 दिन में 3 दिन में एक बार पानी दिया जाता है। फिफ्थ है, हाउ डज द गवर्नमेंट जनरेट फंड्स फॉर पब्लिक फैसिलिटीज एंड व्हाई इज टैक्सेशन इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है इंडिविजुअल से और जो बिजनेस करते हैं उनसे कलेक्ट करती है इनकम टैक्स, जीएसटी या प्रॉपर्टी टैक्स। अब टैक्सेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पैसा प्रोवाइड करती है सरकार को जिससे वो बना सकती है, बिल्ड करती है, मेंटेन करती है पब्लिक सर्विसेज के लिए। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम जितनी चलती है वो इस पैसे से ही आती है। अगर टैक्स नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैन नॉट रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड रोड्स। Sixth question है, discuss the importance of public facility in a country like India. How does the government ensure their availability and what challenges exist in their distribution? तो सवाल ये है कि भारत जैसे देश में जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड कंट्री हम नहीं बने हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक फैसिलिटीज की और सरकार किस तरह से ये तय करती है कि सबको ये पब्लिक फैसिलिटी मिले और उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो क्रूशल है इंडिया में, क्योंकि अभी भी भारत में कई लोग हैं जो इन सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते जो प्राइवेट कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं। तो गवर्नमेंट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी थ्रू कैसे करती है, या तो सेंटर और या फिर स्टेट जो है पॉलिसीज निकालते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, स्कीम्स निकालते हैं, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, आई एम श्योर आपको पता होगा उज्ज्वला योजना, जिसमें लोगों को फ्री सिलेंडर्स बांटे गए थे। इसके अलावा पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे पब्लिक स्कूल्स हो गए। पीएचसी क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। पीडीएस क्या होता है, ये कहलाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम इंडिया में जो ये इंश्योर करता है कि जो खाना है वो देश के सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके, ज़्यादा महंगा कुछ ना हो, वीट, राइस, शुगर, हर कुछ जो है वो सब्सिडी के रूप में मिलता रहे। और आपको पता होगा 80 करोड़ लोगों को अभी जो है मुफ्त में राशन मिलता है। तो ये सब चीज़ें वही हैं। चैलेंजेस क्या है हमारे देश के लिए? पहला तो है अनइक्वल एक्सेस इन रूरल वर्सेस अर्बन एरिया। गांव में या पिछड़े इलाकों में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जितनी कि गांव शहरों में है। करप्शन, आई एम श्योर, है ना, करप्शन और पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ये तो है ही है। हमारे देश में करप्ट लोगों की भी कमी नहीं है। और इनएडुकेट फंडिंग और मेंटेनेंस, अगर पैसे की कमी हो जाएगी किसी तरीके से तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो सकता है, सर्विस क्वालिटी गिर सकती है और इससे जो है मेंटेनेंस पे भी जो है फर्क पड़ सकता है। रैपिड अर्बनाइजेशन मेकिंग इट हार्डर टू कीप अप विद द डिमांड। अब जो है शहरीकरण जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग जो है उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं पॉपुलेशन की वजह से, तो ये भी एक चैलेंज है हमारी सरकार के सामने। चलिए, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुए। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट है इसका, लॉ एंड सोशल जस्टिस। आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब होता है हर किसी को एक तरीके से ट्रीट करना और सोसाइटी में इक्वलिटी प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है और कोई बहुत ज्यादा गरीब है, किसी पर अत्याचार हो रहा है और कोई जो है वो मजे कर रहा है। इट इंश्योर्स दैट पीपल आर नॉट एक्सप्लॉइटेड और ट्रीटेड अनफेयरली, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू अब वो गरीबी की वजह से है, कास्ट की वजह से है, जेंडर, रिलीजन या अदर तरीकों, किसी भी तरीके की वजह से किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है दोस्तों? द गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन एंड एनवायरमेंट। जैसे वर्कर्स के लिए कि भाई इतने घंटे ही काम कर सकता है, इससे ज्यादा अगर आप काम करवाओगे तो आपको जो है उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये एक राइट है वर्कर का। इसके अलावा बच्चों को आरटी के थ्रू एडमिशन मिलता है जिसमें उनको फ्री एजुकेशन मिलती है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इन्वायरमेंट को बचाना, और इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट कंपनीज एंड पीपल फॉलो दीज लॉज एंड आर पनिश्ड इफ दे ब्रेक देम। तो ये रोल होता है गवर्नमेंट का। इसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज दैट सपोर्ट सोशल जस्टिस, इसके बारे में तो बात होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लॉज आपको दे रखे हैं। सबसे पहला है राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21 है। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? हर इंसान जो है उसको इज्जत के साथ जिंदगी जीने का अम, अम, हक होना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। इसमें क्या क्या है? सेफ्टी एट वर्क, हेल्थ और क्लीन एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए। दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट, मैंने अभी आपको बताया कि वर्कर्स जो है उनको सही तरीके से पैसा मिले। चाइल्ड लेबर की बात हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या है गरीबी की वजह से बच्चों को ही जो है
ऐसे कामों में लगा देते हैं जो उनके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, जैसे पटाखा फैक्ट्री में कुछ बच्चे काम करते हैं जो कि डेंजरस हो सकता है। और चौथा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है नेचर को और पीपल की हेल्थ को पोल्यूशन से, जो कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज करती है। तो ये कुछ लॉज हैं सोशल जस्टिस के। इसमें एक केस स्टडी है दोस्तों, आई एम श्योर आपको शायद किसी को ही पता हो, 1984 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। हाँ, अगर आपने मूवी जवान देख रखी है तो उसमें जो लक्ष्मी होती है जो एंड में गोली खा के मर जाती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा दे रखा है, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी से ही लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, एक फैक्ट्री थी भोपाल में, जिसमें कुछ पॉइजनस गैस जो है वो लीक हो गई थी दोस्तों। और इसकी वजह से वहां पर हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जितने भी जानवर थे वो सब मर गए थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था। तो फिर गवर्नमेंट को इस पे एक्ट बनाना पड़ा, और जो लोग मर गए उनको कंपनसेशन देना पड़ा, मतलब जिनके लोग बच गए उनको कंपनसेशन देना पड़ा। लॉज और स्ट्रिक्ट बने और लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई कि वर्कर सेफ्टी किस चीज का नाम है। बात करते हैं लेबर लॉज की, इंडिया वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गई या जर्मनी हो गई, लेबर लॉज आर ऑफन स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रिक्टली फॉलो, मतलब वहां पर आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते लेबर का। इंडिया में क्या होता है, लॉज एक्सिस्ट करते हैं लेकिन कभी कभी वीक हो जाते हैं, और सच पूछिए तो आज भी कुछ हद तक जो है वो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफन चूज डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज, अब जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, वो हमेशा अपने जो बड़े बड़े ऑफिस हैं या जो भी काम है वो डेवलपिंग कंट्री में क्यों बनाती है? पहली बात, अभी हमने देखा कि जो लॉज हैं, लेबर लॉज, वो इतने स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होते हैं। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा हैं, भुखमरी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो कम वेजेस में, कम सैलरी में लोग काम करने को तैयार हैं। सेफ्टी रूल्स जो हैं लेस स्ट्रिक्ट हैं, और उनके प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर लोग डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इसमें कोशिश करते हैं अपने ऑफिस खोलने की। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, ये आपके लिए नहीं है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, जैसे केस स्टडी की एक्टिविटी, रोल प्ले, यहाँ पर ये टीचर्स के लिए, आपके लिए फील्ड विजिट करवा सकते हैं, सर्वे में आपको क्या करवा सकते हैं, जैसे किसी लोकल वर्कर है उसके वर्किंग आवर्स, पे और हॉलीडे, सेफ्टी चैलेंजेस दे फेस। तो ये एक्चुअली एक्टिविटीज है जिनके बेसिस पे आप और ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सीख सकते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद दोस्तों क्या है, फिर से असेसमेंट है, सेक्शन ए क्विज है। आइए इन क्विजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। वाई आर वर्कर लॉज नेसेसरी, क्यों जरूरी है? टू एंश्योर फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, टू अलाउ कंपनीज टू डिसाइड देयर ओनर वर्कर पॉलिसीज, ना टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग वर्कर, ना टू एनकरेज चाइल्ड वर्कर, ना। तो पहला वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, लोगों को सही पैसा मिले और साफ सुथरी और सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्या था? एक नेचुरल डिजास्टर था, केमिकल लीक हुआ था, पुअर सेफ्टी मेजर की वजह से, वर्कर का प्रोटेस्ट, या गवर्नमेंट का शटडाउन? तो एक केमिकल जो है वो लीक हुआ था। और जो केमिकल लीक हुआ था दोस्तों, एक्चुअली उसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC करके ये गैस है। तो ये उस समय एक अपने यहाँ पर थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड करके, UCIL करके पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, वहां पर ये हुआ था। लगभग 5 लोगों की मौत इस पूरी ट्रेजेडी में हुई थी। थर्ड, विच फंडामेंटल राइट इज लिंक्ड टू वर्क सेफ्टी एंड फेयर वेजेस? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, या राइट टू एजुकेशन? तो वो है आपका सी, राइट टू लाइफ। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस और है, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। पहला है, व्हाई इज द एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर्स राइट? क्यों जरूरी है लेबर लॉज वर्कर्स के राइट के लिए? तो लेबर लॉज प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम बीइंग अंडरपेड, उनकी सैलरी कम ना हो, ओवरवर्क, उनसे ज्यादा काम ना लिया जाए, या उनके साथ सही तरीके का बर्ताव होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर इन्फोर्समेंट एम्प्लॉयज माइट ब्रेक दीज लॉज, और उससे क्या होगा, अनसेफ या मतलब अनसेफ उनको कंडीशन मिलेगी, या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसलिए लेबर लॉज जरूरी है।
सेकंड है, हाउ डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी हाईलाइट द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल लॉज। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो डिजास्टर हुआ था उसने बताया था कि अगर कोई कंपनी इग्नोर करती है सेफ्टी रूल्स को तो क्या हो सकता है और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इट मेड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज फॉर फैक्ट्री सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। तो इससे लोगों को ये समझ में आया कि भाई हमें जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट लॉ बनाने पड़ेंगे ताकि जो लोग वहां पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी हो सके और इन्वायरमेंट जो है उसमें पोल्यूशन कम से कम हो। और ट्रेजिडी के बाद क्या हुआ, लॉज लाइक ईपीए यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया। थर्ड है, व्हाई आर द मिनिमम वेजेस नेसेसरी एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग देम इन इंडिया। मिनिमम वेज क्या होता है कि कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस मेक श्योर दैट वर्कर्स गेट पेड फेयरली एंड कैन लिव विद डिग्निटी। और इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है फिक्स करती है मिनिमम वेजेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क एंड लोकेशन, के वो जगह कहाँ है और काम क्या है, इसके बेस पे मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी जाती है। उससे कम कोई भी इंसान, कोई भी ओनर, कोई भी फैक्ट्री का मालिक नहीं दे सकता। What are some key worker laws in India that protect worker from exploitation? तो पहला है मिनिमम वेजेस एक्ट, इतना तो मिलना ही चाहिए। दूसरा है फैक्ट्रीज एक्ट, इससे क्या होता है सेफ्टी और जो वर्किंग आवर्स हैं उनकी लिमिटेशन, मतलब इतना घंटा ही काम कर सकता है। फिर है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें बच्चे जो हैं वो कोई भी हार्मफुल काम नहीं कर सकते। वैसे तो बच्चों को कोई काम ही नहीं करना चाहिए, 14-15 साल तक तो उनको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इससे में क्या है जो वीमेन वर्कर्स हैं उनको मैटरनिटी लीव्स वगैरह और उनकी सेफ्टी के बारे में जो है बात की गई है। फिफ्थ है, व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयज। क्या है रोल गवर्नमेंट का? तो सबसे पहला तो यह है कि वो लॉज को बनाती है किस लिए, ताकि सबको फेयर पे मिले, सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले, और चाइल्ड लेबर बैन कर दिया। इट सेंड्स लेबर इंस्पेक्टर्स टू चेक वर्क प्लेसेस, इट कैन पनिश एम्प्लॉयज हु ब्रेक द लॉज। तो ये जो है सरकार का काम है। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए दोस्तों, व्हाट व्हाई इज लॉ enforcement important in preventing exploitation in workplaces? Discuss the role of a government in regulating industries, ensuring fair wages, workplace safety, and environmental protection. Give examples to support your answer. लॉज बना दिए लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट अगर नहीं की तो फिर क्या होगा? अगर हम उनकी इन्फोर्समेंट करते हैं तो ये किस तरीके से जो है एक्सप्लॉयटेशन होने से बचा सकता है लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है रेगुलेट करने में इंडस्ट्री को, फेयर वेजेस को, वर्क प्लेस सेफ्टी को और इन सब चीजों को। तो लॉ एनफोर्समेंट इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट इट एम्प्लॉयर्स मे इग्नोर रूल्स एंड एक्सप्लॉइट वर्कर्स। अगर ये लॉ एनफोर्समेंट नहीं करेंगे हम तो उससे क्या होगा, उनको अपनी मनमर्जी करने का मौका मिलेगा और फिर वो क्यों ही लोगों के बारे में सोचेंगे, वो सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचेंगे और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। द गवर्नमेंट प्ले अ की रोल बाय, सबसे पहली बात मिनिमम वेजेस एक्ट बनाकर वो अपना रोल प्ले कर रही है, फैक्ट्रीज एक्ट बनाकर वो अपना रोल प्ले कर रही है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना रही है। एग्जाम्पल जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात हमने की, वहां पर पुअर इन्फोर्समेंट था सेफ्टी लॉज के बारे में, तो उसकी वजह से एक मेजर डिजास्टर हुआ। द गवर्नमेंट मस्ट मॉनिटर इंडस्ट्रीज एंड टेक स्ट्रिक्टर एक्शन व्हेन लॉज आर ब्रोकन। तो दोस्तों ये रहा आपका थीम डी। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और मुझे मोटिवेट कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो जयकर। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।